Assalamualaikum. वेलकम टू दी अनदर पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम स्ट्रिंग में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि स्ट्रिंग में हम यूज़र इनपुट कैसे ले सकते हैं, स्ट्रिंग कैसे काम करता है, स्ट्रिंग की इंटरनल वर्किंग भी हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजे आईडी ओपन करने के बाद यहाँ मैं एक नई जावा क्लास बना लेता हूँ। स्ट्रिंग 2 इन जावा के नाम से क्लास बना लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग लेक्चर का दूसरा पार्ट है। और सिंपल इंटर, और यहाँ पे अपना मेन मेथड बना लेते हैं। PSVM लिख के भी आप मेन मेथड बना सकते हो, या तो आप मेन लिखो या PSVM लिखो, दोनों एक ही बात है। पिछले क्लास में हमने स्ट्रिंग के सारे बेसिक टॉपिक कवर कर लिए थे। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, कितने तरीके से हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें हमने स्ट्रिंग के पार्ट 1 लेक्चर में देख लिया है। आज हम स्ट्रिंग में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं कि स्ट्रिंग में हम यूज़र इनपुट कैसे ले सकते हैं। जब यूज़र इनपुट की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है स्कैनर क्लास का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करवा लेना है java.util.scanner क्लास को। और आपको ये बात मालूम होगी कि जब हम कोई भी क्लास को इंपोर्ट करवाते हैं, उस क्लास को अपने मेन मेथड में यूज़ करने के लिए हम पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर हमेशा की तरह SC के नाम से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्योंकि ये सिंपल रहता है। और न्यू स्कैनर और system.in। स्ट्रिंग को भी हम सिंपल उसी तरीके से इनपुट लेते हैं जैसे हम इन डाटा टाइप या फ्लोट डाटा टाइप का यूज़र इनपुट लेते थे। सबसे पहले आपको स्ट्रिंग लिखना होगा और कोई भी एक वेरिएबल बना लेना है, ए नाम से बना लेते हैं। और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट SC डॉट इंट डाटा टाइप में हम नेक्स्ट इंट लिखते थे, इसी तरीके से फ्लोट डाटा टाइप में नेक्स्ट फ्लोट लिखते थे, लेकिन स्ट्रिंग में हम नेक्स्ट लिखेंगे। और इंटर, इंटेलिजे आईडिया ने हमें खुद गाइड किया। और सेमीकोलन, और सिंपल प्रिंट करवा देते हैं ए को। रन, ये रन हो चुका है। और आप कुछ भी लिख दो जैसे या मतलब, लेकिन स्ट्रिंग SC डॉट नेक्स्ट लिखने में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको दोबारा रन करवाएं और मुदब्बिर अलीम पूरा नाम लिखते हैं और इंटर करें तो ये सिर्फ मुदब्बिर ही प्रिंट करेगा। स्पेस के बाद जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो इसको प्रिंट नहीं करेगा। ये एक प्रॉब्लम है सिर्फ नेक्स्ट लिखने में। लेकिन अगर वही हम स्ट्रिंग B नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, SC डॉट नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करें और प्रिंट B को प्रिंट करवा देते हैं, तो ये स्पेस के बाद भी सारे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करेगा। ये छोटा सा फ़र्क होता है SC डॉट नेक्स्ट में और नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करवा के देख लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ये रन हो गया और लिख देते हैं मुदब्बिर अलीम पूरा नाम। तो ये देख सकते हो आप, मुदब्बिर अलीम पूरा लिखा हुआ है, स्पेस के बाद भी इसने सारे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट किया है। नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में यही एक छोटा सा डिफरेंस है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम यूज़र्स इनपुट कैसे लेते हैं स्ट्रिंग के अंदर। बिल्कुल सिंपल तरीका था। इसके अलावा आपको ये बात भी मालूम होगी कि ये ln लाइन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा दें, लेकिन समझने वाली बात ये है कि अगर हम यहाँ से ln को हटा के प्रिंट f लिख दें तो इस चीज़ का क्या मतलब होगा। अगर आप में से किसी का ताल्लुक C लैंग्वेज से है या आपने कभी पहले C लैंग्वेज भी पढ़ा हो तो आपको ये बात मालूम होगी कि हम C प्रोग्राम में प्रिंट करने के लिए प्रिंट f का इस्तेमाल करते हैं। जावा भी हमें इस चीज़ से फैसिलिटेट करता है कि अगर हम अपना प्रोग्राम C लैंग्वेज की तरह लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जावा के अंदर भी। वैसे अगर आप C लैंग्वेज पढ़ के नहीं आए हो या आपका ताल्लुक कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं रहा या आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कोई मसला नहीं है। ये बस बताने का मतलब था कि प्रिंट एफ फंक्शन C लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। वैसे तो ये कोर्स बिल्कुल स्क्रैच से है। अगर किसी ने इससे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी की हो तो वो भी जावा लैंग्वेज को बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख सकता है। प्रिंट एफ फंक्शन आपको बताने का मकसद मेरा ये है कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंट एफ फंक्शन में। शायद आपको ये वर्ड नया लग रहा होगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो तो जिसमें हम % सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर को एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं।
यहाँ पे जैसे हम प्रिंट करवा देते हैं जावा इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर हम यहाँ से जावा को हटा के %s लिख दें तो यहाँ पे हम जावा को यूज़र इनपुट लेंगे। मैं भी वर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जावा एक वर्ड है, तो जावा को हम इनपुट लेंगे। जावा इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज, यानी आपको जिस ऑर्डर में भी यूज़र से इनपुट लेना होगा उस ऑर्डर में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी पूरी एक हम स्ट्रिंग ही प्रिंट करवा रहे हैं। इस चीज़ को अभी हम इंटरनली आगे देखेंगे। और फिर आपको यहाँ कॉमा लगा के जो अल्फ़ाबेट आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो उसका वेरिएबल लिख देना है, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर असाइन होगा आपका अल्फ़ाबेट, और यहाँ बी लिख देंगे, सिंपल। तो अब देखो यहाँ एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है भाई? वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट ln लिखा हुआ है, हमें यहाँ प्रिंट f लिखना होगा, तभी ये चीज़ वर्क करेगी। यानी प्रिंट f में ही आप एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं। रन हो गया और यहाँ पे लिख देते हैं जावा और इंटर। जावा इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज, जावा हमने यूज़र से इनपुट लिया है, इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया था। यानी जिस ऑर्डर में आपको जो चीज़ प्रिंट करवानी है उस ऑर्डर में ही आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करोगे। इस चीज़ को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक कैरेक्टर टाइप को इनपुट ले लेते हैं सी वेरिएबल के नाम से। sc डॉट कैर डाटा टाइप को आप यूज़र से इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट लाइन नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ सेमी कॉलन लगाएं तो एरर आएगा, क्योंकि कैर डाटा टाइप एक ही अल्फ़ाबेट को स्टोर करवाता है। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कैर एट। देखो यहाँ पे हमें इंटेलिजेंट आइडिया खुद ही गाइड कर रहा है। जब आप इंटर करोगे और यहाँ पे आपको इंडेक्स देना होगा कि आप पूरे वर्ड के अंदर कौन सा अल्फ़ाबेट प्रिंट करवाना चाहते हो। तो हमें पहला अल्फ़ाबेट प्रिंट करवाना है, तो यहाँ आप 0 लिख दोगे, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से, और फिर सेमी कॉलन। आई थिंक पहले कैर डाटा टाइप को थोड़ा और डीप में देख लेते हैं, तो इसको कमेंट कर लेते हैं स्ट्रिंग को। देखो ये यहाँ पे हमने इसका इंडेक्स लिखा है कैर एट 0। अब अगर हम इसको प्रिंट करवा के समझते हैं, पहले साउट सी वेरिएबल है इसका, और रन करवा लो इसको पहले, तो रन हो गया। और आप पहले ये चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ भी एनीथिंग लिख दो, कुछ भी, और इंटर कर दो, तो इसने सिर्फ जे को प्रिंट करवाया है, क्योंकि कैर डाटा टाइप जो है वो हमेशा एक अल्फ़ाबेट को ही प्रिंट करवाता है। अगर हमें ये पूरा प्रिंट करवाना होता तो हम स्ट्रिंग डाटा टाइप लेते। और इसने जे ही को क्यों प्रिंट करवाया, एच और डी वगैरह को क्यों नहीं प्रिंट करवाया? क्योंकि हमने यहाँ इंडेक्स 0 दिए। जावा में आपको एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि इसका इंडेक्स 0 है। अगर यहाँ पे हम 1 दे दें और अब रन करें और कुछ भी लिख देते हैं और अब इंटर करो, तो ये के के बाद एच को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका इंडेक्स 1 दिया था। अगेन इंडेक्स 0 से शुरू होता है, 0 और फिर 1, तो 1 है एच और एच प्रिंट कर दिया इसने। कैर डाटा टाइप में थोड़ा ये सिंटैक्स अलग है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और थोड़ा लंबा भी है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि आप कौन सा अल्फ़ाबेट प्रिंट करवाना चाहते हो। अगर यहाँ पे हम 4 लिख दें तो ये 5वां अल्फ़ाबेट प्रिंट करवाएगा। जैसे प्रोग्राम लिख दें तो ये 0 1 2 3 4, यहाँ 4 आ गया, आर प्रिंट करवा दिया। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है तो ये 14 प्रिंट करेगा। वैसे अगर हम अपने काउंटिंग में गिने तो ये 5वां प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर आप देखो कि हम यहाँ पे चौथे नंबर के इंडेक्स को तो प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेकिन हम यूज़र से इनपुट सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट दें और इंटर कर दें, तो ये एरर शो कर देगा और आपको बता देगा कि ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। तो उम्मीद है आपको कैर डाटा टाइप को कैसे इनपुट लेना है ये समझ में आ गया होगा। इनिशियली हम 0 ही लिखते हैं हमेशा, क्योंकि पहला ही अल्फ़ाबेट हमें प्रिंट करवाना होता है। लेकिन हाँ, इसका थोड़ा सिंटैक्स लंबा है। तो ऑफसी अपने स्ट्रिंग के टॉपिक में आते हैं और स्ट्रिंग को अभी अनकमेंट कर देते हैं। तो अभी यहाँ सिंपल अभी हम इंडेक्स 0 ही लिख रहे हैं। यहाँ एल को हटा के हम यूज़र से ही कैरेक्टर इनपुट ले लेते हैं। %c कैर डाटा टाइप के लिए होता है, और बिल्कुल उसी ऑर्डर में ही आपको यहाँ कॉमा डाल के इस वेरिएबल को लिख देना है। यानी कैर डाटा टाइप का वेरिएबल है सी, तो इसका वेरिएबल लिख देता है। यानी जिस ऑर्डर में आपको जो अल्फ़ाबेट प्रिंट करवाना होगा उस ऑर्डर में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करोगे
और उसी ऑर्डर में आप बाद में कॉमा डाल के उनका वेरिएबल लिखोगे। इसको रन कर लेते हैं। आउटपुट में कुछ भी लिखने से पहले यहाँ हम खुद ही रिजल्ट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम %s की जगह जावा लिखेंगे और %c की जगह l लिखेंगे, तो इसका फाइनल आउटपुट बनना चाहिए जावा इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज। तो यहाँ लिखते हैं पहले जावा और दूसरा इनपुट l और इंटर। तो अब आप देख सकते हो जावा इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या इस्तेमाल होता है। अक्सर इस तरीके से भी लिखने में बहुत चीज़ें सिंपल रहती हैं। कोई भी अगर सी लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग करके आया हो तो उसके लिए भी जावा लैंग्वेज ईजी रहता है, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर सिर्फ %s यानी स्ट्रिंग के लिए या कैरेक्टर के लिए नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत से फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, जैसे यहाँ इंटीजर के लिए %d, फ्लोटिंग डेटा टाइप के लिए %f, बूलियंस के लिए %b, साइंटिफिक नोटेशन के लिए %t, और भी ये बहुत सारे हैं। ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर आप खुद ही एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये बहुत सिंपल है यूज़ करना। बस ध्यान ये रखना कि यहाँ पे printf ही इस्तेमाल हो या system.out.format का इस्तेमाल हो। printf या फॉर्मेट दोनों बिल्कुल सेम ही वर्क करते हैं। जैसे आप देख सकते हो जावा और ये l, जावा इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज। printf और फॉर्मेट दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए ही है। तो अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल स्ट्रिंग के अंदर कुछ इस तरीके से होता है कि जब हमें मालूम करना होता है कि ये जो हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया है ये नया ऑब्जेक्ट बन रहा है या वही पुराने ऑब्जेक्ट में ही एडिटिंग हो रही है। देखो वैसे तो हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया था कि जब स्ट्रिंग के अंदर उसका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सेम होगा तो वो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, लेकिन अगर हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब वो स्ट्रिंग का नया ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अभी हम सिर्फ एक या दो वर्ड को ही स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाते हैं, इसलिए हम आसानी से बता सकते हैं कि इसकी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सेम है या अलग है पिछले वाली स्ट्रिंग से। या अगर न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसमें भी आसानी से बता सकते हैं कि ये नया ऑब्जेक्ट बना है। लेकिन अगर जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम करोगे तब ये एक दो वर्ड्स की बात नहीं होगी, तब आपके पास पूरा पैरा होगा स्ट्रिंग के अंदर। तब आप कैसे पता लगाओगे कि ये सेम ऑब्जेक्ट है या अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है? क्योंकि अगर आप एक्सप्लिसिटली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर चेक करने बैठ गए तो आप एक एक वर्ड को पहले मैच करोगे। अगर एक स्पेस भी ज़्यादा हो गया तो स्ट्रिंग ने एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया होगा। तो उस केस में हमें इतना आसानी से नहीं पता लग सकता कि कौन सा नया ऑब्जेक्ट बन रहा है या कौन से ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर पिछले वाले ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से मैच करती है और ये एक सेम ऑब्जेक्ट है। तब आपको ये बात पता लगाने के लिए इस कंपैरेटर ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होगा। तब आप इस कंपैरेटर ऑपरेटर का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हो कि कौन से ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सेम है और कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे प्रोग्राम के अंदर बने हुए हैं। आप इस कंपैरेटर्स ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पता लगा सकते हो कि ये नया ऑब्जेक्ट बना है कि नहीं बना। देखो ये बोलने में बहुत लंबी कहानी है, जब तक आप लोग एग्जाम्पल से नहीं समझोगे जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो इस कंपैरेटर ऑपरेटर को भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो फर्ज करो हमने एक स्ट्रिंग ले लिया और उसके अंदर हम डायरेक्ट कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करवा देते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लिख देते हैं सेमीकोलन, और इस चीज़ को अभी कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारा फोकस सिर्फ इस पे रहे। तो यहाँ हमने अभी एक ऑब्जेक्ट बना लिया है स्ट्रिंग का, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्ट्रिंग का। इसमें भी प्रोग्रामिंग को ही रख देते हैं। ये दोनों की सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्कुल सेम है तो ये एक ही ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसी चीज़ को कंपैरेटर्स ऑपरेटर का इस्तेमाल करके मालूम करें, डायरेक्ट प्रिंट a इक्वल टू b, ये होता है हमारा कंपैरेटर ऑपरेटर का सिंबल। ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू जनरेट करेगा। जब दोनों स्ट्रिंग के सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ये ट्रू जनरेट करेगा और जब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनेंगे तो ये फॉल्स जनरेट करेगा। रन हो गया और आप देख सकते हो इसने ट्रू जनरेट कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिंपल एक स्पेस भी बढ़ा दें और अब रन करें तो ये फॉल्स जनरेट करेगा, क्योंकि इसकी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अलग हो गई है स्पेस की वजह से। ये सब बातें वैसे तो हमने स्ट्रिंग के पहले लेक्चर में पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आपको पता होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट्स कैसे चेक करते हैं। देखो ये जो कंपैरेटर्स ऑपरेटर था ये तो ऑब्जेक्ट्स चेक करने के लिए काम आता है, लेकिन जब हमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर चेक करना होगा तो उसके लिए भी एक मेथड है जावा के अंदर, और उस मेथड का नाम है डॉट इक्वल्स मेथड। तो उसको चेक करने के लिए भी आप डायरेक्ट प्रिंट करवाओ और पहले ऑब्जेक्ट का वेरिएबल और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डॉट इक्वल मेथड लगेगा, जैसे इक्वल और दूसरे ऑब्जेक्ट का वेरिएबल b।
डॉट इक्वल मेथड हमें ये बताएगा कि इन दोनों की सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सेम है कि नहीं। अभी तो जाहिर सी बात है अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस ऐड है। अगर रन करवाएं, वेरी सिंपल, फॉल्स फॉल्स। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कंपैरेटर ऑपरेटर इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट्स को चेक करने के लिए, और डॉट इक्वल टू मेथड इस्तेमाल होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को चेक करने के लिए। तो अगर अब हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिखते हैं, न्यू स्ट्रिंग, तो इसने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अब आप बताओ कि a इक्वल टू b, अब इन दोनों का क्या आंसर आएगा? ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। लेकिन अगर यहाँ से हम स्पेस को ख़त्म कर दें, इन दोनों की सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अब बिल्कुल सेम है। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू या फॉल्स? और साथ साथ डॉट इक्वल टू मेथड का भी क्या रिजल्ट आएगा? स्क्रीन पॉज करके आप पहले सोच लो। तो रन करवा लेते हैं। देखो यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट बना हुआ है, क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसने तो न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया। चाहे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सेम हो या अलग हो, इसने न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है, तो ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। लेकिन डॉट इक्वल टू मेथड ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को चेक करने के लिए होता है, तो इन दोनों की सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्कुल सेम है, तो ये ट्रू जनरेट करेगा। रन करके देख लेते हैं। रन हो गया, देख सकते हो आप, पहले में फॉल्स और ट्रू। तो उम्मीद है आपको ये कंपैरेटर ऑपरेटर और डॉट इक्वल टू मेथड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। डॉट इक्वल जैसा कि ये एक मेथड है, तो ये किसी एक क्लास के अंदर बनी हुई है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। जब भी हमें किसी मेथड को कॉल करना होता है, हम डॉट लगा कर ही मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो इक्वल जैसा कि एक मेथड है, तो अगर आप इस पर कंट्रोल या कमांड दबा के क्लिक करो, तो आपके पास एक नई क्लास खुल जाएगी जो पहले से ही जावा डेवलपर ने बनाई हुई है, और इस क्लास का नाम है स्ट्रिंग क्लास। तो अगर अभी हम यहाँ देखें, तो ये है इक्वल्स मेथड। अगर आप अभी सिंपल अल्फाज में ये समझो कि मेथड क्या होता है, तो मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। यानी अगर आप एक मरतबा कोई भी कोड लिखो, जैसे इवन नंबर निकालने का अगर आपने एक मरतबा कोड लिख लिया, अब आप उसको मेथड दे दो इवन, अब आप उसको अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर डॉट लगाकर इसको कॉल कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपको बार बार इवन नंबर निकालने का कोड नहीं लिखना होगा। आपने एक मरतबा लिख लिया, अब आप उसको बार बार कॉल करो, जितनी मरतबा चाहो कॉल करो। इसी तरीके से भी इक्वल्स भी एक मेथड है जो हम कॉल करते हैं दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर करने के लिए। अगर आप इस मेथड के अंदर देखो, वैसे तो इस मेथड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इफ एल्स, रिटर्न स्टेटमेंट, इक्वल्स टू, इंस्टेंस ऑफ, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये कवर करेंगे। लेकिन अगर अभी सरसरी तौर पे देखें, तो इस मेथड के अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट्स को पास करवाया हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट बराबर होगा तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर सिंपल अल्फाज में समझो, तो ये इक्वल्स मेथड कोई भी दो ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि ये सेम है कि नहीं। अभी इस मेथड के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इस डिटेल के अंदर अभी आपको नहीं जाना है। बस इतना समझ लो कि अगर इक्वल्स टू होगा तो ट्रू, वरना फॉल्स। अभी ये इफ एल्स स्टेटमेंट भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो मेथड बना हुआ है इक्वल्स, ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर बना हुआ है। यहाँ से जितनी भी क्लासेस खुली हुई हैं इसको बंद कर देते हैं। स्ट्रिंग 2 इन जावा ये अपनी क्लास है जिसमें हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और अब लाइन से यहाँ पे सारी क्लासेस खुलेंगी जो अब हम इंटरनल वर्किंग देखेंगे स्ट्रिंग की। तो ये इक्वल्स मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी हमें जब भी कोई भी मेथड को एक्सेस करना होगा, हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हम सारे मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। अगर कंट्रोल दबा के आप क्लिक करो, यहाँ पे भी प्रिंट एलन भी एक मेथड है। ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर ये मेथड बना हुआ है, प्रिंट एलन। अब इसके अंदर क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब इन सारी चीज़ों को कमेंट आउट कर देते हैं, और अब सिंपल तरीके से देख लेते हैं कि स्ट्रिंग प्रिंट कैसे हो रहा है और स्ट्रिंग की इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है, यानी स्ट्रिंग क्लास वर्क कैसे कर रहा है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बस अभी आपको दो चीज़ें दिमाग में रखनी है कि ये मेथड्स क्या होते हैं और क्लासेस क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ब्लॉक ऑफ फोर्ट को मेथड कहते हैं, और क्लास वो जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, और हर किस्म की स्टेटमेंट होती है जिसको आपने पैक कर लिया होता है क्लास। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इंटरनली वर्क कैसे करता है स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे हम सिंपल प्रिंट करवाएं एक स्ट्रिंग को, कुछ भी ले लो आप स्ट्रिंग, मुदब्बिर, तो ये भी एक स्ट्रिंग ही है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम इज़ अ क्लास। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल या कमांड दबा के क्लिक करो, तो आपके सामने क्लास खुलेगी। दिस इज़ अ फाइनल क्लास,
और इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, सारी स्टेटमेंट्स वगैरह। ये सब चीज़ों को अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे की कहानी है। जो जो हम क्लास खोलते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे ऐड होते जाएगा। अभी हमने सिस्टम क्लास को खोला है तो ये सिस्टम क्लास है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास भी खुला हुआ है, ये भी हम आगे देखते हैं। फिलहाल अपने क्लास में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम एक क्लास है और आउट एक वेरिएबल है। और किस क्लास का ये वेरिएबल है, अगर आप कंट्रोल दबा के क्लिक करो तो ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का वेरिएबल है आउट। इस प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर ये सारे मेथड्स वगैरह बने हुए हैं जिसकी वजह से हमारा इनपुट प्रिंट होता है। और ये प्रिंट एल एन एक मेथड है। सिस्टम क्लास था, डॉट यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को कॉल किया और डॉट लगा के अब हम प्रिंट एल एन मेथड को कॉल कर रहे हैं। प्रिंट एल एन एक मेथड है। तो अब आप यहाँ पे गौर से देखो, ये भी प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर है। जैसे अभी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है मुदब्बिर, तो इस प्रिंट एलन ने जिस मेथड को कॉल किया वो स्ट्रिंग एक्स, उसके पैरामीटर के अंदर स्ट्रिंग ही है और ये एक वेरिएबल है जिसमें हमारी स्ट्रिंग स्टोर हो रही है। और इसके अंदर इफ स्टेटमेंट है और गेट क्लास और ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास, यानी सिंपल प्रिंट एलन मेथड हमारी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहा है। राइट एलन स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये हमारे स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहा है। अगर यहाँ पे भी अगर आप देखो वैल्यूज़ ऑफ, ये भी एक मेथड है वैल्यू ऑफ। स्ट्रिंग क्लास का ये मेथड है वैल्यू ऑफ। जो हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं इनपुट, वो टू स्ट्रिंग मेथड के ज़रिए प्रिंट हो रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट नल दे दें, ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नल, तो सिंपल ये नल प्रिंट करवाएगा या ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को प्रिंट करवाएगा। यानी इन दी एंड हम जो भी इनपुट करते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर, वो आता है ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग मेथड के पास और हमारे कंसोल में प्रिंट हो जाता है। रन मुदब्बिर। तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहे हैं तो ये प्रिंट एलन मेथड स्ट्रिंग वाले मेथड को ही कॉल कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप देते हैं साउट 15, यहाँ पे अब हमने एक इंटीजर वैल्यू दे दी है। अब अगर यहाँ पे आप प्रिंट एलन मेथड के अंदर जाओ तो अब ये इन डेटा टाइप वाले मेथड को रन कर रहा है। अगेन ये प्रिंट एलन मेथड प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर है और फिर इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। अगर वैल्यू ऑफ में जाए तो यहाँ देखो स्ट्रिंग क्लास वैल्यू ऑफ इंट आई, यानी इंटीजर आई, और फिर इसने रिटर्न कर दिया हमें इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को। स्ट्रिंग जो हमने दिया था मुदब्बिर, उसमें भी इन दी एंड टू स्ट्रिंग मेथड ही कॉल हो रहा था। यहाँ पे भी टू स्ट्रिंग मेथड ही कॉल हो रहा है, लेकिन इस बार इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड हो रहा है क्योंकि हमने इंटीजर इनपुट दिया था। यानी एनीथिंग यू प्रिंट इन प्रिंट एलन इट कॉल्स द ट्रू स्ट्रिंग मेथड। यानी प्रिंट एलन जाता है ये वैल्यू ऑफ के पास और ये वैल्यू ऑफ कॉल होता है टू स्ट्रिंग मेथड के पास। इन दी एंड टू स्ट्रिंग मेथड ही कॉल हो रहा है। अब ये टू स्ट्रिंग मेथड कैसे काम करता है ये भी आप छोड़ दो, ये आगे की कहानी। तो अगर हम इसी तरीके से एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाएं सी, तो अगेन ये मेथड वहीं जाएगा जिसमें कैर डेटा टाइप इनपुट हो रहा होगा। अगेन राइट एलन स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और ये वैल्यू ऑफ प्रिंट कर देगा कैर डेटा टाइप को। अभी इसके अंदर जो भी कोड वगैरह लिखे हुए हैं ये भी आप मत देखो, ये भी आपके समझ से बाहर है। यानी ये प्रिंट एलन मेथड प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर ही अलग अलग इनपुट टाइप्स के मेथड बनाया हुआ है। ये प्रिंट एलन हर मेथड में बिल्कुल सेम नाम है, बस इसके जो अंदर हम पैरामीटर डाल रहे हैं, जो आर्गुमेंट डाल रहे हैं वो अलग है। इस तरीके के मेथड्स को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। यानी मेथड का सेम नाम होता है लेकिन उसके पैरामीटर के अंदर डिफरेंट आर्गुमेंट पास होता है। मेथड ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखेंगे। बस अभी आप इतना समझ लो, ये प्रिंट एलन जो मेथड है ये हर तरीके के इनपुट टाइप ले रहा है, कैरेक्टर हो या स्ट्रिंग हो या इंट हो, और अलग अलग वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है। बस इसके पैरामीटर्स अलग हैं, यानी हम जो आर्गुमेंट डाल रहे हैं वो अलग डाल रहे हैं। तो इस चीज़ को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। यानी मेथड का नाम तो सेम है लेकिन बस आर्गुमेंट अलग है। डोंट वरी, अगर आपको ये बातें समझ में भी नहीं आ रही तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये भी थोड़ा स्ट्रिंग के टॉपिक से हटकर है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल लें और एक एरे प्रिंट करवा दें, न्यू इंट, और उस एरे के अंदर कुछ भी नंबर्स स्टोर करवा देते हैं, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा? अगर सिंपल राइट क्लिक करके रन करो, आप यही सोच रहे होगे जिस तरीके से इसने मुदब्बिर 15 और सी को प्रिंट किया है इस तरीके से ये एरे को भी सेम एज इट इज ऐसे प्रिंट कर देगा, लेकिन आप गलत हो। इसने रैंडमली वैल्यूज़ जनरेट कर दी। अगर अब हम इस प्रिंट एलन मेथड के अंदर जाएं
तो अब इसने कॉल किया है ऑब्जेक्ट टाइप वाले मेथड को। पिछली मरतबा ये स्ट्रिंग टाइप, कैरेक्टर टाइप और इंटीजर टाइप के मेथड्स को कॉल कर रहा था, लेकिन इस बार इसने ऑब्जेक्ट टाइप के मेथड को कॉल किया। अब इस ऑब्जेक्ट टाइप के मेथड के अंदर क्या है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल टू प्रिंट नल, या फिर ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग मेथड। लेकिन यहाँ पे अब ये बात समझने वाली है कि इस बार इसने ऑब्जेक्ट टाइप मेथड को कॉल किया। अभी हम क्योंकि इस कोर्स में बिल्कुल इनिशियल पे हैं, तो अभी हम सिर्फ एक एरे को प्रिंट करवाना चाहते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ देखेंगे कि हम अपने से भी मेथड्स बना सकते हैं। हम अपने से मेथड बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, उस क्लास के अंदर हम अपने मेथड्स बनाएंगे, अपने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तब जावा यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि आप कौन से मेथड को कॉल कर रहे हो। अभी वो सिंपल ऑब्जेक्ट टाइप को प्रिंट करवा रहा है। देखो, जब हम बहुत सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तब हम अगर उसको प्रिंट करवाएंगे तो जावा कंफ्यूज होगा कि वो कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएगा। आपको ऑब्जेक्ट टाइप बताना होगा कि हमें ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना है। जैसे हमने अभी यहाँ पे एरे बना दिया है, तो हमें यहाँ पे जावा को एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि हमने यहाँ एरे बनाया है और हमें एरे प्रिंट करवाना है, क्योंकि ये तो समझ रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और ये सिंपल ऑब्जेक्ट टाइप को ही कॉल करेगा और ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट करेगा टू स्ट्रिंग। और ये देखो आप गेट क्लास, गेट नेम और ये ए, इस तरीके से कोई रैंडम हेक्सा स्ट्रिंग रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा। आपको एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि आप एरे को प्रिंट करवाना चाहते हो। तो उसके लिए भी जावा के अंदर एक मेथड है एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। अब आपने जावा को एक्सप्लिसिटली बता दिया है कि भाई हमें एरेज वाले टू स्ट्रिंग मेथड को प्रिंट करवाना है। अब हमें ऑब्जेक्ट वाले टू स्ट्रिंग मेथड को प्रिंट नहीं करवाना। अब अगर यहाँ पे आप क्लिक करो टू स्ट्रिंग पे, तो अब ये मेथड देखो, टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास के अंदर मेथड है टू स्ट्रिंग, इफ ए इज इक्वल्स टू नल तो नल। और अब इस मेथड के अंदर बिल्कुल एरे के हिसाब से ही आपकी चीज़ें प्रिंट होंगी। एरे का सिंबल, कॉमा, स्पेस, फॉर लूप जब तक हमारा एरे ख़त्म नहीं होगा। तो अब ये बिल्कुल नाइस तरीके से आपके एरे को बिल्कुल वैसे ही प्रिंट कर देगा जैसे आपने सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर लिखा है, क्योंकि ये एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड है। दिस इज टू स्ट्रिंग मेथड। अब अगर आप रन करोगे तो ये रन हो गया और आप देख सकते हो मुदब्बिर 15 और ये हमारा एरे 2 4 6 7। बिल्कुल इसने बेहतरीन तरीके से आपके एरे को प्रिंट करवा दिया। तो ओवरऑल अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जब भी आप कोई भी इनपुट दोगे तो ये प्रिंट एलन मेथड सबसे पहले जाएगा वैल्यू ऑफ के पास और फिर ये वैल्यू ऑफ जाएगा टू स्ट्रिंग मेथड के पास और आपकी स्ट्रिंग कंसोल में प्रिंट हो जाएगी, चाहे आप कोई सा भी डाटा टाइप दो। तो इन शॉर्ट आप कोई भी वैल्यू दे दो प्रिंट एलन के अंदर, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रिंट कर देगा। क्योंकि जब एक स्ट्रिंग एक क्लास है तो उसके अंदर मेथड्स भी हैं, कंस्ट्रक्टर्स भी हैं और बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो पहले से ही जावा डेवलपर ने बनाई हुई हैं। इन सारी चीज़ों को भी आप डिटेल में मत देखना, क्योंकि सब ऊपर से जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रिंग का टॉपिक समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग की इंटरनल वर्किंग कैसे होती है और स्ट्रिंग में हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह को कैसे चेक कर सकते हैं, यूज़र इनपुट कैसे ले सकते हैं। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले एक दो मरतबा रिमाइंड करके देख लेना और समझने की कोशिश करना। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का चैप्टर शुरू करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर में अब हम स्ट्रिंग के मेथड्स वगैरह देखेंगे। जब तक के लिए टेक केयर। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।